मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? और आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। देखो बेटा, आज हम लोगों का रसायन विज्ञान में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि मोल सिद्धांत क्या होता है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर आयतन क्या होता है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। और इसके बाद वाले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी आप लोगों को लगवाए गए थे और आज उसी के आगे जो है हम लोग फिर न्यूमेरिकल पर ही चर्चा करेंगे। टॉपिक देखो बेटा, दिया सामने आपके क्या है, मोल अवधारणा से संबंधित आंकिक प्रश्न। इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो एक एक प्रश्न करके हम लोग देखते हैं। यहां देखो बेटा, एक सवाल आपको दिया गया है, 1 मिलीलीटर जल में जल के अणुओं की संख्या। यहां देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या दिया गया है, जल के 1 मिलीलीटर में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की कितनी संख्या है, जल के अणुओं की कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। देखो बेटा, ये सवाल आपका है कि जल के 1 मिलीलीटर में जल के अणुओं की कितनी संख्या है। देखो बेटा, एक चीज आप लोगों को मालूम है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और यहाँ 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 ग्राम होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 ग्राम होता है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, W बराबर क्या आ गया, 1 ग्राम। ये जो 1 ग्राम है ये W का मान है। और यहाँ देखो H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 2 गुणे 1 H और 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या है, 2। मोलर द्रव्यमान क्या है, 2 है। तो यहां पर जरा देखो, H2O के मोलों की संख्या, इनके मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो यहां पर देखिए ये कितना है, 1 ग्राम है और ये कितना है, 1 बटे इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पानी का निकालना बेटा, अरे हाइड्रोजन का नहीं, पानी का। तो 2 गुणे H प्लस O, तो यहाँ 2 गुणे 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 18। अब यहाँ जरा देखो, ये आपका आ गया मोलों की संख्या 1 बटे 18। इसी को रख करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसी को रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दो, यहां आपका हो जाएगा क्या, चूंकि 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी है, 6.022 गुणे 10 के घाते 23। देखो बेटा, ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। आपको मैं बताया था कि 1 मोल में
कोई भी पदार्थ अगर लिया जाएगा तो उसमें इकाई कणों की संख्या इतनी ही होगी। तो यहां देखिए, इसलिए 1/18 मोल में क्या होगा, 1/18 मोल में, तो यहाँ 6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 1/18 है। तो यहाँ जरा देखो, इनसे आप अगर भाग दे रहे हैं 18 से तो 0.18 तिया 54 हो गया, फिर कितना बचा, 6 बचा, हो गया 62। फिर यहाँ जाएगा, अब की बार कितना बचेगा, 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार जाए तो ये आपका आया। और फिर 10⁻3, दशमलव को एक अंक ले जाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, 3.34 गुणे 10⁻−1 गुणे 10⁻23, तो 3.34 गुणे 10⁻22 H2O अणु होंगे। माइनस की घातें क्या होगी बेटा, माइनस की घात आपस में घट जाती है, माइनस की घात क्या होती है, आपस में घट जाती है, राइट। तो 1 मिलीलीटर में जल के अणुओं की संख्या इतनी होगी, यही आपका आंसर है। तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहा है बेटा, इसमें आपको कहा है कि 1.205 गुणे 10⁻22 अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। देखो बेटा, यहाँ अमोनिया अणुओं की संख्या दे दिया है, अमोनिया अणुओं की संख्या दे दिया है, तो आपको निकालना है उसका द्रव्यमान। तो पहले हम क्या कहेंगे, यहाँ देखो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, 1.205 गुणे 10⁻22 अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। यहां देखो बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मोलर द्रव्यमान निकाल लेना है, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा बेटा, आप जानते हो नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 ठो हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, 14×3=17 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ये इसका मोलर द्रव्यमान है। अब आप जरा ध्यान दो, क्या कहेंगे, चूंकि 6.022 गुणे 10⁻23 अमोनिया अणु का द्रव्यमान, अमोनिया अणु का द्रव्यमान कितना है बेटा, 17 ग्राम, कितना है, 17 ग्राम। इसलिए एक अमोनिया अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17/6.022 गुणे 10⁻23। इसलिए 1.205 गुणे 10⁻22 अमोनिया अणु का द्रव्यमान क्या होगा। यहां देखो 17 गुणे 1.205 गुणे 10⁻22 और यहाँ क्या है 6.022 गुणे 10⁻23। इसको बेटा ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 17 गुणे 1.205 गुणे
10 के घाते 22 गुणे 10 के घाते -23 और यहाँ कितना आ गया 6.022। तो ये घट करके क्या आ जाएगा 1 बचेगा और 1 से अगर गुणा करोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। यहाँ देखिए 17 गुणे 1.205 गुणे 10 के घाते -1 और 6.022। इससे क्या इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1.7 गुणे 1.205 और बटे 6.022। इन सबको काटो पीटोगे तो आएगा 0.34 ग्राम आएगा। इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा 0.34 ग्राम होता है। राइट, इसको भी फट से आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करते चलो बेटा। स्क्रीनशॉट कितना लोगे नोट करते चलिए साथ साथ में, जैसे जैसे पढ़ाते चले वैसे वैसे आप नोट करते चलिए। तो ये है। अब फिर तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है कि कुछ दिया गया है अणुओं की संख्या, मात्रा दिया गया है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो यहां दिया गया है 0.1418 ग्राम क्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी। अब आप जरा ध्यान दो यहां कितना है, आप जरा देखो पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 तो 0.1418 ग्राम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यहां ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मेजर करना है तो पहले आप देखो क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान निकालिए, फिर मोलर द्रव्यमान से मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर मोलों की संख्या में अगर आपको पता चल गया तो आप एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उसके बाद जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले यहां देखो क्या है मोलर द्रव्यमान। क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होगा 2 गुणे Cl। तो 2 गुणे 35 दशमलव कितना होता है बेटा 45 होता है, 35.45 होता है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 × 70 और 9 इतना ग्राम प्रति मोल। ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। यहां देखो Cl2 की मात्रा, Cl2 की मात्रा तो कितना दिया है 0.1418 ग्राम। तो यहां क्या निकालेंगे Cl2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लेंगे स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो स्मॉल w कितना है 0.1418 बटे कितना है 70.90। ये कितना आ जाता है बेटा कट करके 0.002। और अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -3, 2 गुणे 10 के घाते -3 मोल। कौन है बेटा क्लोरीन, इतने मोल क्लोरीन होंगे। अब आप जरा बताओ 1 मोल आपको क्लोरीन में कितने क्लोरीन होते हैं ये आपको मालूम है। तो यहां क्या कहेंगे 1 मोल
में क्लोरीन अणुओं की संख्या इतनी है तो इतने मोल में कितना होगा, है ना। अब जरा सवाल चूंकि इसलिए से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चूंकि 1 मोल क्लोरीन में क्लोरीन अणु कितने हैं, 6.022 गुणे 10⁻23 है। इसलिए 2 गुणे 10⁻−3 क्लोरीन इतने मोल में कितना होगा, तो 6.022 गुणे 10⁻23 और यहाँ 2 गुणे 10⁻³ कितना है, 3। तो आप जो है 2 से गुणा करेंगे और है तो घाते घट जाएंगी, तो कितना आ गया, 10⁻20 आ गया। और इन साथ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 3 अंक पर दशमलव लग गया। ये आ गया क्या, इतने अणु आ गए, यानी इतने मोल में क्लोरीन के अणुओं की संख्या क्या होगी, इतना होगी। अब यहां पर देखो, एक क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17। तो यहां देखिए, यहां चूंकि एक क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इतने हैं इसलिए Cl2 में क्या होगा, 2 गुणे 17 बराबर 34 इलेक्ट्रॉन होंगे, 34 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो बेटा, सीधा सवाल आपका आ गया, एक क्लोरीन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। तो क्या कहेंगे, चूंकि एक क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं, 34 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर देखो 12.044 गुणे 10⁻20 क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 34 गुणे 12.044 गुणे 10⁻20। देखो बेटा, इनका जब गुणा भाग करेंगे तो आपका गुणा भाग करने पर कितना आएगा, गुणा भाग करने पर आएगा आपका 0. यहां देखो क्या आएगा, ये आपका आएगा, ये 409.5 409.5 गुणे 10⁻20। अब दशमलव को इधर आप ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, घात किस में जाएगी, पॉजिटिव में, तो 4.095 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻20। तो यहां क्या जाएगा, 4.095 गुणे 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इतना ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सवाल भी आप नोट करिए। देखो बेटा, जीनियस सवाल है सब, और ये सारे सवाल पर आपको अभ्यास करना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है बेटा, इसमें 1 मिलीलीटर में कार्बोनेट आयनों की संख्या बतानी है। 1 मिलीलीटर विलयन दिया है और कितनी, 5.3 ग्राम 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है 1 लीटर में, 1 लीटर में घुला है। तो इसमें हमको 1 मिलीलीटर, 1 लीटर में से 1 मिलीलीटर अगर लिया जाएगा सोडियम कार्बोनेट का विलयन, तो उसमें कितने कार्बोनेट के अणु होंगे, ये आपको कार्बोनेट के आयन कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो
तो आप यहां देखो, पहले प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, 1 लीटर, यहां देखो 1 लीटर विलियन में इतना ग्राम उपस्थित है, तो विलियन के 1 मिलीलीटर में कार्बोनेट आयनों की संख्या, यहां देखो प्रश्न संख्या आपका 4, क्या कहेंगे, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है, सोडियम कार्बोनेट घुला है। 1 मिलीलीटर विलियन में, 1 मिलीलीटर विलियन में कार्बोनेट आयन की संख्या, आयन की संख्या क्या होगी, आयन की संख्या क्या होगी। आप यहां जरा देखो, 1 लीटर में कितना घुला है, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम क्या घुला है, सोडियम कार्बोनेट। तो आप जरा यहां ध्यान दो बेटा, हमको पहले क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखो क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे Na80 O गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 23 और 12 और 16 गुणे 3, तो ये हो गया 46 धन 12 और धन 48, तो 48 12 60 और 46 106, कितना आ गया, 106। ये इसका मोलर द्रव्यमान है, क्या है, मोलर द्रव्यमान, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, प्रति मोल बेटा, ग्राम प्रति वो लेकर के लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान इतना ग्राम प्रति लीटर। ये इसका क्या है, मोलर द्रव्यमान है, इतना ग्राम प्रति मोल, प्रति मोल, इतना ग्राम प्रति मोल। ये अब आप जरा ध्यान दो, यहां Na2CO3 की मात्रा, स्मॉल w बराबर कितना है, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। अब आप जरा देखो, Na2CO3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगा बेटा, स्मॉल w बाई स्मॉल m, 5.3 और बटे 106, 106। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 5 गुणे 10 के घाते, 5 गुणे 10 के घाते यहां मोल आया, और इसको घात में चेंज कर लेंगे, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.05 मोल आएगा। अब इसको अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो 5 गुणे 10 के घाते -2 मोल हो जाएगा। तो ये देखो, ये किसमें है, 1 लीटर में, 1 लीटर में इतना मोल है, तो आपको मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितना है, इतना मोल है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होता है। तो 1000 मिलीलीटर में अगर इतने मोल हैं, तो 1 मिलीलीटर में कितना मोल होगा, 1 मिलीलीटर में कितना मोल होगा। तो क्या कहेंगे, यहां देखो, चूंकि 1000 मिलीलीटर में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या है,
5 गुणे 10 के घाते -2। इसलिए 1 मिलीलीटर में तो क्या है 5 गुणे 10 के घाते -2 बटे 1000। तो यहां जरा देखो 1000 अगर इधर जाएगा तो ये क्या है 10 के घाते 3 होता है बेटा। 1000 माने 10 के घाते 3। यहां देख लो -2 और ये है 10 के घाते 3। ये जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -2 और 10 घाते -3 और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -5 आ गया इतने मोल। अब जरा देखो 1 मिलीलीटर में मोलों की संख्या आप निकालिए। 1 मिलीलीटर में इतने मोल होंगे तो आप जरा बताओ 1 मोल में कितना होता है। यहां देखो चूंकि 1 मोल में, अब यहां देखो इनके हमें निकालना है कार्बोनेट आयन। ये सोडियम कार्बोनेट का नहीं पूछ रहा है, ये कार्बोनेट आयन को पूछ रहा है। तो जरा यहां ध्यान दो, ये है सोडियम कार्बोनेट और ये आयनित होगा, पानी में घोलेंगे तो क्या देगा 2 सोडियम का धनायन देगा और 1 कार्बोनेट का ऋणायन देगा। तो ये क्या है 5 गुणे 10 के घाते -5, तो ये इसका दुगना हो जाएगा तो 2 गुणे 5 गुणे 10 के घाते -5 और ये होगा 5 गुणे 10 के घाते -5। तो यहां देखो कार्बोनेट के मोलों की संख्या, कार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा यहां 5 गुणे 10 के घाते -5, ये इसके मोलों की संख्या है। अब देखो चूंकि 1 मोल कार्बोनेट में कार्बोनेट की संख्या, कार्बोनेट की संख्या कितनी होगी तो ये कितना दिया है 6.022 गुणे 10 के घाते 23। यहां देखो इसलिए 5 गुणे 10 के घाते -5 मोल में कितना होगा, यहां देखिए 6.022 गुणे 10 के घाते 23 और गुणे 5 गुणे 10 के घाते -5। यहां देखो इसको गुणा करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है तो 11 है और 5 छक्का 30, 0.3 अंक पर लगा और ये कितना हो गया, इसको घटाओ 5 को तो 10 के घाते 18 हो जाएगा, 10 घाते 18। अब देखो बेटा 0.1 का स्थान इधर ले आओगे तो 3.011 गुणे 10 के घाते 1 और गुणे 10 के घाते 18 है तो ये घात इसमें जुड़ जाएगी तो 3.011 गुणे 10 के घाते 19 क्या होगा CO3 नेगेटिव। 1 मिलीलीटर में क्या होंगे, 1 मिलीलीटर में कार्बोनेट आयनों की संख्या इतनी होगी, कार्बोनेट आयनों की संख्या क्या होगी इतनी होती है। तो आप जरा बताओ यहां 1 मिलीलीटर में आप कार्बोनेट आयनों की संख्या कैलकुलेट कर लिए। पहले आप मोल की संख्या निकालें कि कितने मोल होंगे, फिर यहां लवण को आयनित करके कार्बोनेट के आयन मोलों की संख्या निकालिए और 1 मोल कार्बोनेट में तो कांस्टेंट आपको मैं बताया था 1 मोल में कोई भी चीज कितनी होगी अवोगाड्रो संख्या के बराबर, अवोगाड्रो संख्या के बराबर। सो इतने मोल में कितना होगा फट से कैलकुलेट कर लिए। चलिए अगला सवाल आप लोगों को देखते हैं, क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है और 0.1 मोल जिंक आयन पर विद्युत आवेश पूछ रहा है। जरा इनको देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है।
इलेक्ट्रॉन, यहां पर निकालेंगे हम लोग आवेश, जिंक पर आवेश की मात्रा निकालेंगे। यहां जरा देखो क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर, क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60 219 गुणे 10 के -19 कूलाम आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। तो 0.1 मोल, 0.1 मोल Zn2 पॉजिटिव पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। अब यहां जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इतने मोल पर कितना आवेश होगा। अब जरा ध्यान दो, पहले आप क्या करेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकाल लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालेंगे और 1 मोल पर जो आवेश होता है उसको बेटा 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। तो 1 आयन पर जो आवेश है वो आपको मालूम है, तो उतने मोल पर क्या हो जाएगा आपको फट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां क्या कहेंगे, यहां देखिए ये 1 मोल, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो 1 मोल पर कितना होगा। यहां देखो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना है 1.6021 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम है, इसलिए 6.022 गुणे 10 की घाते 23 इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा 1.6021 गुणे 10 की घाते -19 गुणे कितना हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के घाते 23। इनको बेटा कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 96,485 कूलाम। इसी को क्या कहते हैं, बराबर 1 फैराडे, 1 फैराडे कहते हैं। अब देखो 1 मोल का जो आवेश है वो कितना है 1 फैराडे है। अब यहां देखिए, क्योंकि 1 मोल Zn2 पॉजिटिव में आवेश, तो देखो 1 Zn पर कितना आवेश है 2 है, आवेश कितना है 2, तो आप देखो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 फैराडे बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 फैराडे। तो 1 मोल जिंक पर 2 फैराडे आवेश है, तो इसलिए 0.1 मोल Zn पर आवेश क्या होगा, तो 2 गुणे 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.2 फैराडे आवेश आ जाएगा। इतना फैराडे आवेश आया, यानी इतना मोल Zn2 पॉजिटिव में आवेश की मात्रा कितनी है, इतनी फैराडे है। राइट, तो इस सवाल को भी फट से लगा लीजिए। बाकी सवाल बहुत बड़े बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे सवाल हैं। 2 सवाल और है, इसको लगा देते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट के 1 बिलियन में विद्युत प्रवाहित करने पर इतना ग्राम कापर निक्षेपित होता है, तो कापर के निक्षेपण में प्रयुक्त फैराडे विद्युत कैलकुलेट करिए, है ना। तो यहां जरा देखो, पहले सवाल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है
चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। याद रखिएगा क्या कहा, क्यूप्रिक सल्फेट के 1 विलयन में विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर, यहां देखो क्यूप्रिक सल्फेट के 1 विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर 0.635 ग्राम कापर निक्षेपित हुआ। तो निक्षेपण में प्रयुक्त फैराडे आवेश कितना होगा, यानी कितना फैराडे विद्युत जो है प्रयुक्त होगा उतने ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने में। देखो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर जो है कैथोड पर जाकर के अधिशोषित होता है। तो प्लेट को हम तौल करके निकाल लेते हैं कि कितना ग्राम कॉपर हमको मिला है। कॉपर का प्योरिफिकेशन ऐसे ही किया जाता है। आप लोगों को कभी टॉपिक में वीडियो में आपको बता देंगे कि कॉपर का कैसे शोधन किया जाता है, तो आगे टॉपिक है आप लोगों का। तो यहां जरा देखो, ये कौन सी मात्रा होगी, स्मॉल डब्ल्यू की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, स्मॉल डब्ल्यू की। किसका है, कॉपर का। अब यहां जरा देखो, ये कॉपर सल्फेट जब आयनित होता है तो क्या देता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहां देखो Cu2 पॉजिटिव का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 63.5 ग्राम प्रति मोल। ये इसका मोलर द्रव्यमान है। तो आप जरा देखिए कॉपर Cu2 पॉजिटिव के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या है, स्मॉल w का मान देखो ये दिया है, स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो ये स्मॉल w है, ये स्मॉल m है। तो 0.635 बटे 63.5 इनको काटेंगे तो 0.01 मोल आएगा। अब आप जरा देखो, इतना मोल आपका आ गया इस पर, इनके मोलों की संख्या। तो 1 मोल पर कितना कॉपर है, 1 मोल पर यहां जरा देखो, ये Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cu है। तो यहां जरा देखो ये कितना है, 1 मोल है। तो ये कितना होगा, ये 2 मोल होगा। तो ये कितना निक्षेपित हुआ, 1 मोल निक्षेपित हुआ। ये देखो 1 मोल है तो 2 मोल आवेश का क्या हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा, 2 फैराडे। तो यानी 1 मोल के निक्षेपण में 2 फैराडे यूज हो रहा है। तो सीधे चूंकि से सवाल लगा दीजिए, चूंकि 1 मोल के निक्षेपण में आवेश बराबर कितना है, 2 फैराडे है। कितना है, 2 फैराडे। इसलिए
0.01 मोल के निक्षेपण में क्या होगा 2 गुणे 0.01, तो यहाँ 0.02 फैराडे विद्युत प्रयुक्त होगी। यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी सवाल बेटा कहाँ कठिन है, ये सवाल जो है बहुत ही इजी है, बट केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक सवाल और भी देखो बेटा, पित्ती भर का सवाल है छोटा सा, उसको धुन देते हैं तो मोल कांसेप्ट के न्यूमेरिकल आपके कंफर्म हो जाएंगे, और उसके बाद मोलर आयतन का न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देंगे आप। मोलर आयतन यहां देखो 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा कितना एल्युमिनियम निक्षेपित होगा। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन खोटा सा सवाल है ना। नहीं कहते हो छोट कुमार खोट बलभाई, तो छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वो बड़ा अपना वैल्यू रखता है। तो ये चीज है बटा, मान चलो कि केमिस्ट्री में 10% आपका कैलकुलेशन ही है, 10% कैलकुलेशन है, और पेपर में भी 10% आपका आता है, यानी 70 नंबर के पेपर में आप मान चलो कि 7 नंबर 8 नंबर का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो इसलिए आप ये मान चलो कि एक चैप्टर 2 चैप्टर जो न्यूमेरिकल वाले हैं खूब धुन के उसमें बल लगा देना है, ये समझ करके कि हम एक चैप्टर मैथ पढ़ रहे हैं, और न्यूमेरिकल तो कतई नहीं छोड़ना है पेपर में। तो देखो यहां क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 7 जो भी नंबर होगा तो क्या कहेंगे 0.1 फैराडे विद्युत आवेश से कितना एल्युमिनियम निक्षेपित होगा, कितना एल्युमिनियम निक्षेपित होगा, कितना एल्युमिनियम निक्षेपित होगा। अब आप जरा देखो यहां पर आपको क्या दे दिया है, सवाल में आपको फैराडे दे दिया है, फैराडे दे दिया है, आवेश दे दिया है। तो जरा एल्युमिनियम के निक्षेपण को देख लो, एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या होगा न्यूट्रल होगा, और जब निक्षेपित होगा तो न्यूट्रल होकर के ही निक्षेपित होगा। अब आप जरा ध्यान दो, यहां अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना यूज हुआ 1 मोल, अरे 3 मोल, इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा 3 मोल, और निक्षेपित कितना होगा 1 मोल। अब यहां देखो अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल का क्या हो जाएगा 3 फैराडे हो जाएगा, 3 फैराडे, और मुक्त कितना होगा 1 मोल। अब आप देखो 1 मोल के मुक्त होने में 3 फैराडे लग रहा है, यानी 3 फैराडे विद्युत 1 मोल को निक्षेपित कर रहा है, इसलिए इतना मोल क्या होगा। तो चूंकि इसलिए से सवाल लगाइए, चूंकि 3 मोल फैराडे से निक्षेपण, फैराडे से निक्षेपण कितना हो रहा है 1 मोल, किसका एल्युमिनियम का, इसलिए 1 फैराडे से निक्षेपण क्या होगा 1/3, इसलिए 0.1 फैराडे, तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 0.1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/30, ऊपर नीचे दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 मोल, 1/30 मोल। अब यहां देखो एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान, एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा 27 ग्राम प्रति मोल है ना। तो आप जरा बताओ 1 यहां निकला तो आप इनका क्या करेंगे, यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मोल में 27 ग्राम है, तो इतने मोल में कितना होगा। याद रखो
चूंकि 1 मोल एल्युमिनियम बराबर कितना है 27 ग्राम, इसलिए 1/30 मोल, 1/30 मोल तो 27 गुणे 1/30। तो जरा इनको काट पीट करके देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 2.7 भागे 3, तो 3 9 27, 0.9 ग्राम एल्युमिनियम निक्षेपित होगा। पक्का? यानी 0.1 फैराडे से जो विद्युत आवेश से एल्युमिनियम निक्षेपित हुआ है उसकी मात्रा कितना है 0.9 ग्राम। पक्का? तो ये महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल के प्रश्न रहे हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित और मोलर द्रव्यमान से संबंधित। और अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ। बेटा देखो सब्सक्राइब तो चैनल को आप करके रखो, क्यों? क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और ये क्लास किसका है? ये कक्षा 11वीं का क्लास है, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है, मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बेहतरीन वीडियो में खूब झूम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।